Hello friends, welcome to our psychology class. This is the third part of psychology and today's topic is heredity and environment. So let's start our class. First of all, I want to say हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को कहते क्या है हिंदी में, ठीक है। तो हेरिडिटी को कहते हैं वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट के कहते हैं वातावरण। तो आज की हमारी पूरी क्लास हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस तरीके से हमारे जीवन में इनका क्या महत्व, किस प्रकार से हेरिडिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार से इन्वायरमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम की समानताओं और विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक आभास ग्रीक देश के दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत थी, हमें वंशानुक्रम के बारे में पता कैसे चला? तो जब हमारे जो दार्शनिक थे, कहाँ के उसके ग्रीस मतलब होता है यूनान देश के जो दार्शनिक थे, इनके जब हमने विचारों से हमें वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में हमें पता चला था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये वंशानुक्रम है क्या। तो वंशानुक्रम को आप कह सकते हैं आनुवांशिकता भी कह सकते हैं। ये वो गुण होते हैं जो हमें हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और किस प्रकार इसमें इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, इन्वायरमेंट किस प्रकार हमें प्रभावित करती है, वही हमें बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मंडल वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली थी। हमें सबसे पहले बताया तो विचारों से, किनके विचारों से? पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों से हमें वंशानुक्रम की जानकारी मिलती है। लेकिन 1866 में किसने? ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, वहां के एक शहर, कौन सा शहर? ब्रून, ठीक है। वहां उस शहर में के एक मुख्य पादरी थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मंडल। उन्होंने हमें वंशागति के मूल नियम बनाकर उन्होंने ही अनुवांशिकी की नींव डाली थी। इसीलिए आप देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मंडल को वंशानुगत नियम का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वंशानुगत या अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेगर जॉन मंडल का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वंशानुगति की खोज के लिए इन्होंने क्या किया था? अपने बागीचे में, अपने उद्यान मतलब होता है बागीचे में, इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और ये मटर के पौधों का आपका मैं बता दूं, मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका नाम क्या है? पायसम सेटाइवन, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको याद रखना है। को चुना था, मटर के पौधे को चुना था, और उन्होंने आनुवांशिकी का सिद्धांत जो है 1866 में दिया था, ठीक है। अब हम अनुवांशिकी और वातावरण, किस प्रकार अनुवांशिकी और वातावरण मतलब किस प्रकार हमारे अनुवांशिकी में हमारे वातावरण का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, जो गुण मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि जो गुण हमें हमारे माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है या हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होता है, वही उसी को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं, ठीक है। ये जैविक और जन्मजात और व्यक्ति के गुणों का निर्धारण करते हैं। ये हमारे अंदर क्या होता है? वातावरण के प्रभाव से नहीं आते हैं। जो अनुवांशिक गुण होते हैं ये हमारे अंदर जन्मजात होते हैं, ठीक है। किसी को आप देखेंगे ना कि किसी के जब आप अपने आप से देखेंगे अपने आसपास कि किसी के बच्चे की आप देखेंगे, बोलते नहीं कि बच्चे किसकी तरह दिखता है, तो बहुत लोग कहते हैं अपने पापा की तरह दिखता है या अपनी माँ की तरह दिखता है, या क्योंकि उसके चलने का स्टाइल हो सकता है, उसकी बोलने का स्टाइल, या उसकी आँख या नाक या फेस की कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा पार्ट जो होता है अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से मिलता है। तो ये किस कारण मिलता है? ये हमारे वंशानुक्रम के कारण ही हमें ये प्राप्त होता है। हमारे जो जीन्स होते हैं इन्हीं के कारण हमें ये जो गुण होते हैं ये हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं, ठीक है। लेकिन
ये क्योंकि ये जन्मजात होते हैं। जबकि वातावरण का संबंध कहाँ से होता है? वातावरण का संबंध हमारे अर्जित गुणों से लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बालक का निर्माण आनुवांशिकता से होता है और उसे विकसित होने का अवसर जो है वातावरण से प्राप्त होता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई किसी बच्चे के अंदर जन्मजात अलग से गुण है, या आप देखेंगे कि कोई बच्चा है, जैसे किसी बच्चे के माँ बाप के अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए बच्चा जो है, उसके माता पिता या कोई ऐसे मान लीजिए कोई गलत काम करते थे, या चोरी या किसी अलग तरीके के, या हो सकता है कि उनके अंदर कोई विकलांगता रही हो या उनका स्वभाव अलग तरीके का रहा हो। लेकिन आप देखेंगे जैसे मान लीजिए एक जिसके माता पिता किसी या पिता बच्चे के चोर है या कोई इस तरीके काम करते हैं, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं, उसका वातावरण बदल जाता है। उसका वातावरण शिक्षित लोगों के बीच, सभ्य समाज के बीच होता है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, वो गुण हट करके वातावरण से रिलेटेड गुण उसके अंदर आ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो तो अनुवांशिक है, वो तो होते हैं बच्चे के। लेकिन वातावरण जब उसका बदल जाता है, अच्छे लोगों के बीच आ जाता है बच्चा, और उसको शिक्षा मिलती है, सही तरीके से गाइडलाइंस मिलती है, तो बच्चा क्या होता है, वो एक दूसरी राह पर चलने लगता है। तो ये किसका प्रभाव है? ये वातावरण का प्रभाव है ना। जैसे देखेंगे किसी बच्चे के माता पिता मान लीजिए किसी को पोलियो की शिकायत है या कोई ऐसी बीमार, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे के अंदर वो गुण हो ही। लेकिन अगर मान लीजिए हुए तो क्या किया जाता है, एक उन्हें अलग वातावरण देकर के उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें दवाई और अलग तरीके का ट्रीटमेंट देकर के उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये वातावरण के कारण होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जीन्स जो अनुवांशिकता या वंशानुक्रम होती है लोगों के जीवन में, इनका तो है स्थान, क्योंकि ये तो हमारे अंदर जन्मजात होते हैं, ये तो अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन जो वातावरण होते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम अर्जित करते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसके घर का माहौल देखेंगे कि आपको बहुत मतलब बहुत ज्यादा, जब वो पैदा हुआ था या फिर वह जहाँ रह रहा है उसका वातावरण बहुत खराब है, चाहे वो आप देखेंगे कि वो किसी शिक्षित माँ बाप का बेटा है, उसके पिताजी क्रिकेटर है, सपोज दैट, हाँ क्रिकेटर है, लेकिन जब उसका जन्म होता है, वो जिस वातावरण में रहता है, जो सड़कों में आप देखेंगे सड़क के किनारे रहने वाले लोग, स्लम्स लोग होते हैं, उसका जो जन्म होता है उस वातावरण में होता है, और वो पलता बढ़ता कहाँ, उसी वातावरण में होता है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो गुण हट जाते हैं जो उसके माता पिता से मिलते हैं, और ज्यादा प्रभुत्व किसका आ जाता है, उस वातावरण का आ जाता है। तो इसीलिए मेरे उदाहरण देने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में वंशानुक्रम या अनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी उतना ही महत्व होता है। ठीक है, अतः किसी बालक की वृद्धि और विकास, अभिव्यक्ति या पूर्ण विकास अनुवांशिकता और वातावरण का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, दोनों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे अनुवांशिक पदार्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार ये पदार्थ हमारे मतलब हमारे शरीर में या किस प्रकार ये कार्य करते हैं। देखिए, जिन पदार्थों के माध्यम से या जिन्हें डीएनए गुणसूत्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं या डीएनए कहते हैं या जीन कहते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं, उसे हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों के माध्यम से जो माता पिता के गुण हैं वो बच्चों को जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। वो पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, या उन्हें आप जीन्स कह सकते हैं या जीन कह। ठीक है, तो देखिए गुणसूत्र कैसे होते हैं। देखिए, मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, मतलब 23 के जोड़े होते हैं। टोटल मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, तो 46। अगर आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, तो आप लिखेंगे 46। ठीक है, लेकिन कैसे होते, देखिए गुणसूत्र की संख्या है 46 मानव शरीर के अंदर। ये पेयर होते हैं, ठीक है, मतलब जोड़े होते हैं, किसके किसके, 23 के जोड़े होते हैं। 23 जो होते हैं वो मेल के होते हैं, 23 जो हैं वो फीमेल के होते हैं। तो जब इन्हीं के मिलकर पेयर जो होते हैं, जो मिल के जब वो 46 बनते हैं, वही हमारे गुणसूत्र हैं। तो अगर आपसे पूछा गुणसूत्र कितने हैं, तो 46। अगर पेयर में पूछा जाए तो कितने होंगे, 23। ठीक है, क्योंकि 23 क्या जोड़ा होता है। ठीक है, लड़के का गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई, XY, और लड़की का गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जनन क्रिया जो होती है, ये वाले जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा
क्योंकि ये पूछा लड़के का गुणसूत्र क्या होता है XY, ध्यान रखें, और लड़की का XX। अब मैं आपको बता दूं कि जनन क्रिया क्या है। देखिए अलग अलग अंडाणु होते हैं और शुक्राणु होते हैं, ठीक है। पुरुषों मतलब मेल्स के अंदर अंडाणु और मतलब विमेन्स के अंदर क्या होता है शुक्राणु। तो इन दोनों का क्या होता है, इनके 23 गुणसूत्र और इनके 23 गुणसूत्र, ये मिलकर क्या होता है निषेचन। फिर ये मैंने सारा प्रोसेस लिख दिया है आपको, जाइगोट, फिर मारूला, फिर उसके बाद गेस्टाल्ट, फिर अंत में क्या होता है भ्रूण, ठीक है। तब एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण के निर्माण में ये जो पूरी प्रक्रिया जो होती है, इसको पूरी प्रक्रिया को होने में कितना समय लग जाता है, 72 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। जनन क्रिया में आप 23 अंडाणु पुरुष के, 23 अंडाणु महिला मतलब शुक्राणु महिला के, इन दोनों का जब वो, तो ये क्या होगा निषेचन होगा। निषेचन के बाद आपका क्या आता है जाइगोट, जाइगोट के बाद आता है आपका मारूला, मारूला के बाद गेस्टाल, उसके बाद तब भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया जो कितना समय लगता है इसमें, तो आप कहेंगे कि इसमें 72 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में किस प्रकार उन्हें प्रभावित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं वंशानुक्रम और आनुवंशिकता दोनों का अपने अपने स्थान पर बहुत महत्व, और दोनों ही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं से फिनिश करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, और आपकी इसके आगे की क्लास में मैं आपको और आगे के जो इसके पार्ट्स है मैंने और डिस्क्राइबिंग तरीके से आपको समझाऊंगी। तो मैं अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करती हूँ फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इसे जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।